A very good morning to all of you. So, my dear students, अभी हम चल रहे हैं लेक्चर 14 पे और जो कि है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। रिलेशंस में हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ लिए, पर उसी वक्त हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे रिलेशन हैं जो कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो उनमें कल हमने पहला पढ़ लिया है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है। इससे पहले के जो 13 लेक्चर हैं, 12 लेक्चर, क्योंकि 13 तो इक्विवेलेंस रिलेशन पे था, 12 लेक्चर बाकी के बचे हुए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं एपी एंटायर मैथ सॉल्यूशन पे और अपनी प्लेलिस्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जाके देख सकते हैं। बस एक यही बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों को कि आपको कोई प्रीवियस लेक्चर भी है तो वो आप यहाँ देख सकते हो। लाइव में आपको ये फैसिलिटी अवेल नहीं होती है। बट एनीवे, इफ यू हैव एनी डाउट, collect your doubt. We will take a live session and then I will try to resolve the doubts. Okay, चलिए अब पढ़ लेते हैं partial order relation. Partial order रिलेशन आंशिक तुल्य संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करना है, कोई भी रिलेशन एक एक सेट ले लिया आपने, उस सेट पे लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ऑब्वियस सी बात है वो फाई नहीं होना चाहिए। A relation R on a set A is called partial order relation. Partial order relation if R is, देखिए इक्विवेलेंस में भी 3 कंडीशन थी और यहां भी R is रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव अभी भी सेम है। नंबर 2, R is एंटी सिमेट्रिक। ध्यान रखिए यहां पर जो सिमेट्रिक इक्विवेलेंस में था तो यहां ये एंटी सिमेट्रिक हो गया है बस। और थर्ड है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इक्विवेलेंस में भी थे फर्स्ट और थर्ड, तो अंतर केवल सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का आया। ये है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो जब भी कोई आपको रिलेशन दे दे और पूछ ले क्या ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं, तो आपको चेक करना होगा रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यदि इनमें से कोई एक फेल हो गया तो आपका वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? तो आपको सबसे पहले जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है वो बनाते वक्त ये देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल तो जो मैंने आपको इक्विवेलेंस में दिया था, पहले तो वही लिख लीजिए। 1 1 2 2 3 3, जो कि आइडेंटिटी रिलेशन है। ये पार्शियल ऑर्डर भी है। क्यों? देखिए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हम इसको देख ही सकते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ट्रांजिटिव 3 से पहले फेल नहीं करती जब तक A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तब A रिलेटेड टू C देखना पड़ता है। ऐसा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हमें ट्रांजिटिव भी चेक करने की जरूरत नहीं है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? अच्छा एक सेकेंड, एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? यदि ए बी रिलेट हुआ तो बी ए नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ए बी किसी सेट में आ गया
तो BA वहां ना जाए, तो इसका मतलब वो भी नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब दिस इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो मैथमेटिकली आप कैसे चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव चेक करने का क्या तरीका है? ए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं आर के अंदर हों सभी ए के लिए जो सेट में है, सेट ए दिया है तो ए के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल का साइन है, इसका मतलब सभी के लिए जो पेयर है सेल्फ पेयर वो आर जो कि रिलेशन है उसमें होना चाहिए, क्योंकि आर एक रिलेशन है ना। यहाँ ये क्या हुआ, दूसरा कलर ले लेते हैं सो देट आपको ये हो, ये आर दिया था आपको, तो ये इस आर में चाहिए सभी ए जितने भी ए के अंदर है, ये फॉर ऑल है। ठीक है, तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम क्या कहना चाहते हैं? एंटी सिमेट्रिक का मतलब है इफ ए बी belongs in R, then BA does not belongs in R। इसका मतलब है यदि A B आ जाए तो BA बिल्कुल भी ना आए। इसका मतलब A B और BA एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैसे ही A B कहीं जाएगा तो BA बिल्कुल भी नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई? देख लेते हैं। तो ए बी है, बी ए नहीं होना चाहिए, पर कंडीशन कब है? जब ए बी जाए तो बी ए बिल्कुल भी ना जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इफ पे कंडीशन है, जब ऐसा होगा तब ऐसा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इफ ए बी, तभी तो हमने यहाँ चेक नहीं किया, जब ऐसा हो, यहाँ तो 1 2 ही नहीं था तो 2 1 देखने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 3 होता तो हम 3 2 को मना करते, पर जब है नहीं तो कुछ नहीं कहेंगे हम। ए बी और बी सी यदि कभी आर में मिल जाए आपको, देन ए सी भी वहीं हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं, तब ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनेगा। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव भी हो और एंटी सिमेट्रिक हो। तो मतलब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन में और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या अंतर हुआ? सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का। तो अब एक चीज देखिए, क्या ये एग्जाम्पल इक्विवेलेंस है? बिल्कुल है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एज वेल एज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये इक्विवेलेंस भी है एज वेल एज, और साथ ही साथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि क्या कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव पार्शियल ऑर्डर और इक्विवेलेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन है ऐसा। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? Which of the following relations in the set of real numbers are partial order relation? ये मैंने हाईलाइट भी किया है, पार्शियल ऑर्डर। क्या पूछा गया है? कौन सा रिलेशन नीचे दिए गए रिलेशंस में से रियल नंबर्स के ऊपर, जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके ऊपर पार्शियल ऑर्डर बना रहा है? ठीक है, तो चलिए चेक करना होगा। ध्यान रखिए हमें पूछा गया है कौन सा बनेगा, तो इसका मतलब हम रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। कोई फेल हो गया तो नहीं होगा, जिसमें तीनों होल्ड करेंगे वही पार्शियल ऑर्डर बनेगा। सो वी हैव टू चेक R for reflexive, antisymmetric
एंड ट्रांजिटिव। इन ईच केस, हर केस में हमें ये तीनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक में हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे और जहां कोई फेल हो गया तो वहीं हम मना कर देंगे कि दिस इज नॉट पार्शियल ऑर्डर। चलिए पहले एक क्वेश्चन नंबर ए को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, r इज इक्वल्स टू ए बी वेयर मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ b। तो रियल नंबर्स में तो आपको पता ही है कौन कौन से रिलेशंस होंगे, कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 1 -1 2 1/2 1/5 2/7 √2 √5 और भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। माइनस में भी होंगे प्लस में भी होंगे, -1/5 लिख लीजिए, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया है कि कौन से रिलेटेड होंगे, जिनके मॉडुलस सेम होंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि आर में नंबर कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आर में तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे और आर कहां से, ए और बी कहां से आ रहे हैं, आर से। तो कौन कौन से आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, मतलब ऐसे पेयर हमें लिखने हैं जिनमें पहले वाले नंबर जो टपल है दूसरे वाले टपल के साथ मॉडुलस में सेम हो। जैसे सेम भी आ जाएंगे, 1/2 1/2 भी आ जाएगा, 1 और -1 भी आ जाएगा, -1 और -1 भी आएंगे, -1 और 1 भी आएगा, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको पता है कि ये तो आ गए, सेम वाले तो आराम से आएंगे, सेल्फ पेयर। R इज रिफ्लेक्सिव। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप देख के ही बता सकती हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन देख के बता सकती हूँ कि ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से आएगा ये। तो आपने देखा रिफ्लेक्सिव, ए सारे ए वाले तो हैं क्योंकि उनके मॉडुलस सेम होते हैं। R इज रिफ्लेक्सिव एज ए जितने भी ए हैं वो R में है, फॉर ऑल ए इन रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं उन सबके ए हैं, क्योंकि किसी ए का मॉडुलस ए के मॉडुलस के तो इक्वल ही होगा। बिल्कुल सही है। तो रिफ्लेक्सिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि 1 1 1/2 1/2 √2 √2 √5 √5 सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव बन गया रिलेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चेक कर लेते हैं R इज एंटी सिमेट्रिक और नॉट। भाई हमें तो पूछा गया है, सो वी शैल चेक, हमें तो केवल वेरीफाई करना पड़ेगा, और नॉट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 -1 आया, ए और बी, अब देखिए 1 -1 बिलोंग्स कर रहा है आर में, क्योंकि दोनों के मॉडुलस सेम है। भाई 1 को आप मॉडुलस लोगे तो पॉजिटिव है, 1 आ गया, और -1 को भी पॉजिटिव करोगे तो 1 आ गया। मॉडुलस की डेफिनेशन तो पता है ना आपको कि जो माइनस होता है उसे भी पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। नंबर का मॉडुलस वही, नंबर वही रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव का एज इट इज x, मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है देख लीजिए, x if x is greater than 0 और माइनस टाइम ऑफ x if x less than 0। तो अगर मैं -1 का निकालना चाहूंगी, -1 लेस देन 0 से है नंबर, तो माइनस बाहर लगाइए और x जो वैल्यू थी वो तो कैसा हो गया, बन गया ना 1। तो ये जब भी हम मॉडुलस की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव कर देता है नंबर को, ठीक है। चलिए तो 1 -1 तो R में है। अब देखिए -1 और 1 भी तो R में है ऑल्सो। अब आप तो ये कह रहे थे कि अगर A B से रिलेट हो जाए तो B A से रिलेट नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज R is not एंटी सिमेट्रिक।
एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि 1 - 1 तो आर में है, पर -1 और 1 भी आर में आ गए। ये तो आर में नहीं होने चाहिए थे, इसको तो हमें नहीं चाहिए था, नॉट रिक्वायर्ड था। हमें जो चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्या लिखा था आपने अभी डेफिनेशन में, बैक जाइए, कि यदि ए बी कहीं आ जाए तो उसका जो उल्टा पेयर है बी ए वो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ 1 - 1 तो था, -1 और 1 भी था, तो आर बिल्कुल भी एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका जो दुश्मन है वो बिलोंग कर गया। बात समझ में आई? देख भी रहे होंगे आप, 1 - 1 भी है और -1 1, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों दुश्मन, तो बिल्कुल भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और एंटी नहीं हुआ तो जरा वापस जाइए, आर एंटी नहीं हुआ, आर को तो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना था, लेकिन एंटी तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब आर इज नॉट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, बिल्कुल यही मना कर दोगे आप, क्योंकि इसको तीनों एग्जाम क्वालिफाई करने थे, तीनों कंडीशन फुलफिल करनी थी, कोई एक कंडीशन भी फेल हुई तो वहीं आप तुरंत मना कर दोगे तो पार्शियल ऑर्डर नहीं है। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं यहीं से देख के बता सकती हूँ कि ए भी आया है और बी ए भी आ गया, दोनों एक साथ कैसे आ गए भाई? दुश्मन तो एक साथ नहीं आ सकते थे, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पहला वाला मना हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बी को ऑप्ट करते हैं। क्या दिया है बी में? ऐसे ए बी के पेयर आएंगे जिसमें ए बड़ा है या इक्वल है बी के। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। सच दैट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। अब देखिए इसमें कैसे नंबर्स आएंगे, जिसमें ए जो पहला टपल है वो दूसरे वाले से या तो बराबर हो, बराबर का साइन भी है और ग्रेटर का साइन भी है, इसका मतलब बड़े भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो चलिए आर कैसे कैसे नंबर्स को कंटेन करेगा, सॉरी बड़ा चाहिए ना, तो 2 1 2 2, रियल नंबर पे है तो 2 1/2 भी चलेगा, 1 1/2 भी आएगा, बड़ा चाहिए तो -1 -2 भी आएगा। ऐसा बहुत सारा कलेक्शन, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अगर 2 1/2 आया तो कहीं ऐसा तो नहीं 1/2 2 भी आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। एक सेकेंड, -3 और जीरो वाले भी आएंगे, जीरो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, इक्वल भी चाहिए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, -3 -5 भी आएगा, ऐसे बहुत सारा नंबर। ठीक है, इवन दो 1 0 भी आएगा, 2 0 भी आएगा, बहुत जितना आप सोच सकते हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन है। ठीक है, ओके। तो क्या होगा ऐसे केस में, अब चेक करते हैं आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखिए मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ इक्वेलिटी का साइन है और इक्विवेलेंस में भी हमने ये बात चेक की थी कि जब इक्वेलिटी का साइन है तो इसका मतलब नंबर आएंगे ही सारे एक जैसे। तो आर इज फर्स्ट, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों है? कि कोई भी नंबर a belongs in R for all a in real numbers, जितने भी रियल नंबर हैं वो सब हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अपने इक्वल तो होता ही है ना। सो इक्वालिटी की कंडीशन की वजह से सारे ए आ गए, इसमें कुछ देखना ही नहीं था, बिल्कुल नो कंफ्यूजन। भाई यहाँ इक्वालिटी का साइन देने से ही हमें पता चल गया कि ए वाले तो सब आ जाएंगे। अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ जाता तब नहीं ले सकते थे आप। सेकेंड, आर इज एंटी सिमेट्रिक, देख लेते हैं एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। तो क्या होगा, अब देखिए अगर मेरे पास इफ
नहीं, पहले तो हम सेट से ही देख लेते हैं। 2 1 है तो क्या 1 2 आने का चांस है? 1 2 अगर आता तो 1 तो बड़ा ही नहीं है 2 से, तो 1 2 आने का कोई भी चांस नहीं हो सकता, क्योंकि या तो पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए या दूसरे वाले के इक्वल, दो ही केस है। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि ए बी अगर जहां आ जाए वहां बी ए ना आए, लेकिन वो ए वालों को कोई मना नहीं करता। ए कैन बिलोंग्स इन आर, क्योंकि अगर ए नहीं आएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होता। ठीक है, तो जो एंटी सिमेट्रिक है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता यदि ए बी आ गया तो बी ए को। ठीक है, तो बी ए को परमिशन बिल्कुल नहीं देता। तो अब आप क्या करेंगे, यहां देखिए 2 1 2 1 बिलोंग्स इन आर बट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटी सिमेट्रिक हो रहा है। तो अब आप इन जनरल देखें कैसे लिखेंगे, लेट ए बी, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स इन आर। कोई ए बी बिलोंग्स इन आर है, अगर ए बी रिलेशन में है तो कैसा होल्ड हो रहा होगा, ए या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा बी से। दिस इंप्लाइज बी इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, सॉरी इक्वल टू तो हो ही सकता है, बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए। बी अब ए से बिल्कुल बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि बी छोटा है ए से, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई नंबर पहले छोटा हो गया थोड़ी देर बाद बड़ा हो गया, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, बट बी अगर ए से बड़ा नहीं हो सकता तो इसका मतलब जो बी ए है वो आर में बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर ए इक्वल नहीं है बी के, बट ए बिलोंग्स इन आर, क्योंकि इक्वल में ए ग्रेटर देन, अगर ए इक्वल टू बी हुआ तो हो भी सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं दूसरे कलर से लिखती हूं, ए बी बिलोंग्स इन आर implies BA does not belongs in R but AA belongs in R। मतलब इसका मतलब है कि A B and BA both belongs in R if and only if वो A equals to B है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, क्योंकि AA वाले तो आ ही सकते हैं। तो इसका मतलब ए भी आर में आ रहा है पर बी ए बिल्कुल नहीं आ रहा, इसका मतलब आर कैसा हो गया, एंटी सिमेट्रिक। आप देख भी सकते हैं कि अगर 2 1 आ गया, 2 1 आया तो 1 2 नहीं आया, अगर 3 2 आया तो 2 3 बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 बड़ा ही नहीं है 3 से, ना इक्वल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 डज नॉट बिलोंग्स इन आर। तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि हमें ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड, आर इज ट्रांजिटिव। तो देखिए आपको लेना पड़ेगा, पहले ए बी और बी ए दो हैं, वैसे आप यहां से पहले चेक भी कर सकते हैं जब आप सेट लिखते हैं। 2 1 है, 1 1/2 भी है, तो 2 1/2 से तो बड़ा है ही। आप खुद ही सोचिए, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से किसी बड़ा है, तो पहला वाला तीसरे से भी बड़ा ही होगा ना। जैसे आप देख लेते हैं 2 1 से बड़ा है और 1 0 से बड़ा है, तो 2 भी तो 0 से बड़ा ही होगा ना, तो दिक्कत तो कहीं नहीं आएगी। फिर भी प्रूफ कर लेते हैं। लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर। प्रूफ करने का तो देखो यही तरीका होगा, क्योंकि आपको तो बताना है ये है,
बी सी बिलोंग्स इन। अब ए के बी से रिलेट होने का क्या मतलब है? मतलब ए बड़ा होगा या इक्वल होगा बी से, क्योंकि ए बी आर में बिलोंग करा। ए बी आर में होने का मतलब है ए ऐसा है। बी सी के आर में होने का मतलब क्या है? बी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए इसे इक्वेशन 1 सोच लीजिए और इसे इक्वेशन 2, तो आप देखेंगे a is greater than equals to b and b is greater than equal to c implies a is greater than equal to c, क्योंकि नंबर तीनों बराबर भी तो हो सकते हैं 1 1 1, तो उस केस में या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। जैसे आपको अभी बताया 2 1 रिलेटेड होगा, 1 0 रिलेटेड होगा, 2 0 भी तो होगा। तो a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, देन a रिलेटेड टू c। ठीक है, दिस इंप्लाइज a ग्रेटर देन, therefore a is greater than c implies ac r के अंदर है। और आप क्या लेके चले थे? ए बी और बी सी आर के अंदर है, आप तो ले आए ए सी बी आर के अंदर है। therefore r is ट्रांजिटिव। तो अब आपके पास रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया रिलेशन। इसका मतलब r कैसा हो गया? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अब सी क्या दिया है आपको क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए इसमें एंटी भी आ गया, इसमें एंटीसिमेट्रिक फेल हो गया था। अब नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, सी पार्ट को। आर में ऐसे पेयर आएंगे जिसमें पहला वाला जो टपल है वो दूसरे वाले को डिवाइड कर दे। मैंने थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो कि हम क्या ले रहे थे, डिवाइड कैसे करते हैं, तो कौन सा वाला बन जाएगा। क्या पता ये इक्विवेलेंस ना बन, क्योंकि इक्विवेलेंस तो नहीं बना था ये रिलेशन, क्या पता यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर बन जाए। सो आपको कंपैरिजन भी आएगा इस केस में। ठीक है, सो डिवाइड करने का मतलब मैं बता ही चुकी हूं कि अगर ए बी को डिवाइड कर देता है, इसका मतलब बी ए का कुछ मल्टीपल होगा। जैसे 2 16 को डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब 16 किसी ना किसी टाइम तो मल्टीपल है 2 का। ये इस बात का हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, और हम ये बात लेके चलते हैं इंटीजर में ही, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नंबर मल्टीपल में इंटीजर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कह सकते आपकी 2 भी तो मैडम 1/2 into 4 है। ठीक है, नो, दिस शुड बी एन इंटीजर, तभी हम डिवीजन एल्गोरिथम को हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात आ गई आपकी एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इस सेट में कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, लेट अस सी। पहले वाले को दूसरे को डिवाइड करना है, 1 2 1 4 1 3, ऐसे भी आएंगे, सेम भी आएंगे 1 1 2 2 1/2 1/2 -1/2 -1/2। डिवाइड तो अपने आप को तो करता है ना कोई नंबर, बिल्कुल। 2 4, ऐसे नंबर भी आएंगे। अब आप ये बताइए 4 2 आएगा इसमें? बिल्कुल नहीं आएगा। तो 2 8 भी आएगा, 3 6 भी आएगा, -3 -6 भी आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे क्योंकि हमारे पास तो रियल नंबर का कलेक्शन है। जो सेट दिया होगा उसके हिसाब से आप उस सारे पेयर को लिख लेंगे। इससे आपको बहुत हद तक क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेट कौन सी वाली प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब मुझे लगता है आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, होप यू आर एबल टू फाइंड वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, है या नहीं। देखिए 1 2
1 4 ये तो सब डिफरेंट डिफरेंट है, पर इक्वल वाले आएंगे कि नहीं? यस, A belongs in R for all A in A. ठीक है, रियल नंबर्स है ना, जितने भी रियल नंबर्स हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड कर देता है। आपके पास, आप अगर यू आर ऑप्टिंग राइटिंग द एग्जामिनेशन इन हिंदी, तो आप लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए है। ठीक है, एज ए डिवाइड्स ए, भाई 2 2 को तो डिवाइड करता है ना, और ऐसा सभी ए के साथ होगा, भाई 1/2 1/2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो सारे सेल्फ पेयर आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अब चेक करिए, आर इज एंटी सिमेट्रिक और नॉट। एंटी में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है, अगर ए बी आ गया तो उसका जो उल्टा वाला पेयर है, अपोजिट पेयर है बी ए, वो बिल्कुल ना आए। तो देखिए 1 2 तो आ गया, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, 1 2 आ गया क्योंकि 1 डिवाइड कर देता है 2 को, ये भी डिवीजन का साइन होता है। पर 2 तो डिवाइड नहीं कर पाएगा 1 को, 2 तो बहुत ही 2 तो बड़ा है 1 से, कैसे डिवाइड करेगा? तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। सेल्फ पेयर से तो एंटी सिमेट्रिक को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, बस ऐसा ना हो जाए कि 1 4 आ गया और 4 1 भी वही है, नहीं, ये बिल्कुल दुश्मन है इसका, तो नहीं। सो लेट हमने मान लिया कि कोई ए बी पेयर है। देखो, क्योंकि हमें ऐसे तो बता नहीं सकते एक एक एग्जांपल दे दे के कि ये 1 3 है तो 3 1 नहीं है, क्योंकि सारे पेयर पे बताना पड़ता है, तो हमें जनरल एलिमेंट ही लेना पड़ेगा। ए बी आपने ले लिया आर में, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब जब वो आर में है तो आर की कंडीशन तो फॉलो कर रहा होगा ना, तो ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ए ने बी को डिवाइड कर दिया। ए जब बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब बी है कोई ना कोई मल्टीपल बन गया ए का। भाई अगर 2 ने 4 को डिवाइड किया तो 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2, मल्टीपल बन गया। ठीक है, तो अब देखिए, दिस इंप्लाइज ए कैन नॉट बी, और m किस में होगा? एक इंटीजर में। मल्टीपल का मतलब है 2 टाइम्स 3 टाइम -2 टाइम्स, पर ऐसा नहीं कि 1/2 टाइम्स। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक। ए कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ बी, क्योंकि b को तो यहां ले जाना पड़ेगा ना, अगर आप a को देखना चाहते हैं। भाई अगर b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a आया, b दुगना है a का, तो a इज इक्वल्स टू तो हाफ हो गया ना b, और ये तो इंटीजर वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, a बिल्कुल भी मल्टीपल नहीं है b का। सो इसका मतलब r, सो इसका मतलब है तुरंत अगली लाइन में, देखिए मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। I don't think that there will be a doubt in this session. तो b a cannot be multiple, इसका मतलब जब a मल्टीपल ही नहीं है b का, तो b a बिल्कुल भी r में नहीं हो सकते, क्योंकि जब a मल्टीपल नहीं है इसका मतलब a b को डिवाइड नहीं कर रहा, और b को डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर b a बिल्कुल भी नहीं होंगे r में। लॉजिकल सीक्वेंस है ना ये तो b a r में नहीं है, इसका मतलब r कैसा हो गया? एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि उसको तो ये चाहिए था कि जब a और b इक्वल नहीं है तब कहीं a b के साथ b a ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि राम और श्याम आ गए तो श्याम और राम का अपोजिट पेयर आ ना जाए, तो एंटी सिमेट्रिक भी है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, चलिए, R इज ट्रांजिटिव।
अब ट्रांजिटिव आपने शायद लास्ट में भी चेक किया था इक्विवेलेंस के केस में, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव और नॉट। लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर। आर में ले लिए रिलेशन 2। देखिए वैसे आपको ट्रांजिटिव में एक बार आपको ऐसे हम शो तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको करना तो पड़ेगा प्रूफ ही, क्योंकि ये है 1 2 है। देखिए 1 2 को डिवाइड कर रहा है तो 1 2 पेयर आया, 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 आया। अब देखिए 1 ने 2 को डिवाइड किया, 2 ने 4 को, तो 1 4 को तो डिवाइड कर ही देगा ना। तो ये एक ट्रांजिटिविटी आपको दिख रही है। 1 1 2 पेयर भी है, 2 4 भी है और 1 4 भी है, 1 2 भी है और 2 4 भी है। तो 1 4 देखेंगे, एक सेकेंड, 1 2 है, 2 8 है और 1 8 भी तो होगा इसमें, हमने लिखा नहीं है लेकिन 1 8 भी इसमें ही होगा। तो ऐसे सारे पेयर इन जनरल देख लेते हैं कैसे प्रूफ हो जाएगा। ए बी आर में है, ए बी के आर में होने का मतलब है ए ने बी को डिवाइड कर दिया है, ए डिवाइड्स बी। इसका मतलब बी, क्योंकि बड़ा नंबर बी रहा होगा, इसका मतलब बी मल्टीपल है m1 टाइम ऑफ ए। और बीसी के आर में होने का मतलब क्या है कि बी डिवाइड करता है सी को। इसका मतलब सी बी कोई मल्टीपल है, जरूरी नहीं सेम। जैसे अब आपको एक सेकेंड बी का, अब यहां देख लीजिए आप रफ वर्क में कैसे। सपोज करिए 1 2 आया, क्योंकि 1 ने 2 को डिवाइड कर दिया, तो 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1, दुगना है 1 का। अब आपने लिखा 2 इंटू 6, बी आर में है, ये भी आर में लिया, ये भी आर में लिया, तो 6 कितना मल्टीपल है, 3 इंटू 2। तो 6 तो 2 का 3 गुना है, और जबकि 2 1 का 2 गुना है। तो ये मल्टीपल का मतलब ये कितने टाइम्स है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वो सेम ही हो, इसलिए मैंने m1 और m2 लिख दिया, जहां m1 और m2 दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब इसे इक्वेशन 1 और 2 समझ लीजिए। नाउ C इज इक्वल्स टू m2, और ये b की वैल्यू रख दीजिए यहां पर। b क्या है, m1 इंटू ए, ठीक है भाई। इक्वेशन ये 1 और 2 को ले लिया आपने, C इज इक्वल्स टू m2 इंटू बी, और b की वैल्यू 1 से लाके यहां रख दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए जहां b दिख रहा है आपको। तो C इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 a। तो इसका मतलब है m1 पहले एक पूर्णांक था, m2 भी एक इंटीजर था, तो दोनों इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक इंटीजर ही आने वाला है। जैसे 1 इंटू 2, 5 इंटू 6, 7 इंटू 5, कुछ भी हो ये भी एक इंटीजर ही आएगा। और इसका मतलब हो गया जो एक m3 है, m1 इंटू m2 एक नया m3 बन गया, और वो m3 भी कहाँ होगा, z में ही होगा ना, इंटू a। इसका मतलब क्या है, c इज मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ ए। अब c a का मल्टीपल हो गया है, मतलब c बड़ा है, यानी a ने c को डिवाइड कर दिया। भाई मल्टीपल तो बड़ा वाला ही नंबर बनेगा ना छोटे वाले के, तो छोटा वाला नंबर बड़े वाले को इसका मतलब डिवाइड कर देता है m3 टाइम्स। और देखो c को a से डिवाइड करने पे m3 वो मिल जाता है आपको, समझ गए। तो a ने c को डिवाइड कर दिया, और तो a ने c को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ac हमारा r में आ गया। तो इसका मतलब r इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो अब देखिए तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, r इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। इसका मतलब R इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी था, एंटी सिमेट्रिक भी,
और ट्रांजिटिव भी। इसका मतलब है R is a partial order relation। चलिए अब बैक चल के देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी पार्शियल ऑर्डर बन गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसने क्या कहा है आपको, A इज लेस देन B। आपको बिल्कुल देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। इक्वालिटी कैसे लाएंगे हम, चलिए मैं लिख के देख लेती हूँ तुरंत। आप, मुझे लगता नहीं है कि हमें इसे बहुत करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी नाउ। ए है स्ट्रिक्टली लेस देन बी, मतलब ए बी में अब वो पेयर आएंगे जिसमें ए बिल्कुल छोटा रहेगा बी से। इक्वालिटी की कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब आर में 1 2 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 2 तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि पहला नंबर दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। और अगर इक्वल नहीं हो सकता तो हमारे क्या फेल कर जाएंगे, ऐसे सब नंबर तो आएंगे, 2 3 भी आएगा। और पहला नंबर छोटा है तो 1/2 into 1 भी आएगा, और भी बहुत सारे पेयर आएंगे। लेकिन 1 1 2 2 ऐसे तो कहीं आएंगे ही नहीं, क्योंकि पहला वाला दूसरे वाले से बिल्कुल छोटा होना चाहिए। ये तो छोटा हो ही नहीं सकता कोई नंबर अपने से। सो क्लियरली R is not reflexive, क्योंकि किसी भी पेयर के लिए because A cannot be less than A, कोई नंबर अपने लेस तो हो ही नहीं सकता, implies जो भी A हैं वो R में आएंगे ही नहीं, क्योंकि नंबर अपने लेस हो नहीं सकता, और हो नहीं सकता तो R में आएगा नहीं, और R में अगर नहीं आएगा तो R is not reflexive। और रिफ्लेक्सिव नहीं तो पार्शियल ऑर्डर भी नहीं, नॉट पार्शियल। क्योंकि देखिए वो तो फर्स्ट पेपर में ही फेल हो गया, यही मतलब हुआ ना। मैंने आपको कहा कि ये 3 कंपलसरी पेपर है, इनमें अलग अलग पास होना जरूरी है, तभी कोई क्वालिफाई कर पाएगा एग्जाम। तो अगर वो फर्स्ट पेपर में ही फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। सो आर इज नॉट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक फेल हो गया तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आपने तुरंत मना कर दिया। तो जो हमारे 4 क्वेश्चंस दिए गए थे उनमें से हमारा लेस वाला बिल्कुल नहीं बना, लेकिन अगर लेस देन और इक्वल्स टू कर दोगे तो आप बन जाएगा, क्योंकि जैसे पहला वाला आपने क्वेश्चन किया, ये सेकंड वाला तो ये नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव था। इसमें मैं लिख भी देती हूँ क्या आया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये तो है ही। और इसमें भी ये क्या नहीं था, नॉट एंटी सिमेट्रिक, यहाँ पे ये नॉट एंटी सिमेट्रिक था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें कैसे करनी है क्वेश्चंस। जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें पेयर लिखने की कोशिश कीजिए कि कैसे पेयर आ रहे हैं, फिर चेक करने की कोशिश कीजिए जो डेफिनेशन में तीनों प्रॉपर्टी दी है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तीनों में से कोई एक भी फेल हो गई तो पार्शियल ऑर्डर नहीं बनेगा, जब तीनों सेटिस्फाई करेगा तभी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो रेगुलर रहिए, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ अब नेक्स्ट हम करेंगे हेज़े डायग्राम, चेन एंड एंटी चेन। और आज के लिए इतना ही।